तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो राजस्थान का बजट है, बजट के बारे में आज चर्चा करेंगे। बजट देखेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं। हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, ये तो आपको पता ही होगा। संविधान में बजट की जगह किसका इस्तेमाल किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का। तो हमारे इस साल का मतलब 25-26 का बजट देखेंगे राजस्थान का। इतिहास की बात करें तो राजस्थान का पहला बजट 4 अप्रैल 1952 को विधानसभा में पेश किया गया था। कब? 4 अप्रैल 1952 को हमारे विधानसभा में पेश किया था। पेश किसने किया था? नाथूराम मिर्धा ने। क्या नाथूराम मिर्धा के द्वारा बजट पेश किया गया था, जो उस समय के राजस्थान के वित्त मंत्री हुआ करते थे। राजस्थान के वित्त मंत्री हुआ करते थे वो नाथूराम मिर्धा, उनके द्वारा बजट पेश किया गया था। अब संविधान की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत, क्या अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल क्या हर साल, संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल हर साल राज्य विधानमंडल में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको राज्य का बजट कहते हैं, वो प्रस्तुत करते हैं। हर साल क्या है, राज्य वित्तीय विवरण या फिर बजट कहते हैं, जिसे वो प्रस्तुत करते हैं अनुच्छेद 202 के तहत। यह आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं इस साल का, तो वर्ष 2025-26 का वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको बजट कहते हैं, तो हमारे राजस्थान की विधानसभा में 19 फरवरी 2025 को हमारे उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुश्री दिया कुमारी के द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया? सुश्री दिया कुमारी के द्वारा पेश किया गया। कब? 19 फरवरी 2025 को। आप याद रखेंगे। और यही हमारे के उप मुख्यमंत्री भी है। राजस्थान के 2 उप मुख्यमंत्री, प्रेमचंद बेरवा जी और सुश्री दिया कुमारी जी। बात करें इससे पहले हमारे वसुंधरा राजे के बाद, मतलब श्रीमती वसुंधरा राजे के बाद दिया कुमारी राजस्थान का बजट पेश करने वाली दूसरी महिला वित्त मंत्री है। क्या दूसरी महिला वित्त मंत्री कौन? जो हमारे सुश्री दिया कुमारी है। इससे पहले कौन थी? हमारी श्रीमती वसुंधरा राजे। अब बात करें इस बजट की, तो ये बजट क्या, हमारे ग्रीन थीम पर आधारित राजस्थान का पहला बजट है। ग्रीन थीम पर आधारित होने का मतलब है कि बजट के अंदर ऐसी चीज़ों को शामिल करना जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखती है और जो प्रदूषण को कम करती है। ऐसी चीज़ें जब शामिल करते हैं बजट के अंदर तो उसे ग्रीन थीम पर आधारित बजट कहेंगे। तो शुरू करते हैं आज के बजट की बातें। बजट की बात करें तो बजट वर्ष 2025-26 के प्रमुख बिंदु कौन से हैं? वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण ये है कि हमें कितना प्राप्त हुआ। राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो हमें 2,94,536 करोड़ रुपए। कितना? 2,94,536 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्तियां हुई। और खर्चा कितना किया हमने? खर्चा कितना होगा हमारा राजस्व व्यय? तो 3,25,545 करोड़ रुपए का हमारा खर्चा, मतलब राजस्व व्यय रहेगा। तो ये हमेशा वैसे नॉर्मली जीरो होना चाहिए, जो FRBM एक्ट है, और सभी जगह यही कहा गया है कि हमारा राजस्व घाटा जीरो होना चाहिए। लेकिन हमारा राजस्व घाटा जीरो नहीं है, बल्कि कितना है? 31,009 करोड़ रुपए। मतलब राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां घटाएंगे, हमारा राजस्व घाटा निकल के आता है। और सभी जगह राजस्व घाटे को जीरो मानना की बात कही गई कि ये जीरो होना चाहिए, लेकिन कोई भी इसे जीरो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हमारी योजनाओं में ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो और पैसा आएगा कहाँ से? इसी तरीके से तो आएगा। तो राजस्व घाटा तो हमने देखा 31,000 करोड़ का। अब राजकोषीय घाटे की बात करें तो 84,643 करोड़ रुपए। क्या राजकोषीय घाटा कितना हमारा? 84,643 करोड़ रुपए, जो GSDP का 4.25% है। कितना? 4.25% है। राजकोषीय घाटे का मतलब होता है कि वह पैसा जो हमने कर्जे के रूप में लिया है, बॉन्ड जारी करके लिया है, मतलब जिसको वापस भी चुकाना है ब्याज सहित, तो वो पैसा हमारा क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटे में गिनती आता है। क्या राजकोषीय घाटा मतलब जो हमारा एक तरह से वो पैसा है जिसको वापस भी चुकाना है और ब्याज भी देना है। और सभी सरकारें चाहती है ये जितना कम हो उतना बढ़िया है। मतलब वैसे 4.25% बताया गया है, तो ये 4.25% ठीक है। क्यों? क्योंकि पिछले सालों के मुकाबले तो ये कम ही हो रहा है, लेकिन ये कम घट के क्या 3% से नीचे 2.8 तक ही चला जाना चाहिए। बात करेंगे GSDP वर्ष 2025-26 में बढ़ के 19,89,000 करोड़ होने के अनुमान लगाया गया है कि हमारी GSDP क्या 2025-26 में कितनी हो जाएगी? 19.89 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी।
बात करें वर्ष 2023 तक, हमारा एक टारगेट है, यहाँ पे याद रखिएगा, वर्ष 2030 तक हमने टारगेट बनाया कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है राजस्थान की, उसको 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात की है कि वर्ष 2030 तक 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था निर्माण का हमने लक्ष्य रखा है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी हो जाए, 350 बिलियन की। अब एक एक करके सेक्टर वाइज पढ़ते हैं कि सेक्टर में कि क्या क्या अर्थव्यवस्था में और बजट में क्या क्या दिया हुआ। सबसे पहले आता पेयजल क्षेत्र में क्या बताया, जो हमारे पीकेसी ईआरसीपी है। पीकेसी मतलब पार्वती, काली सिंध और चंबल। पी का मतलब पार्वती, के का मतलब काली सिंध, सी का मतलब चंबल, ईआरसी मतलब ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। तो पीकेसी ईआरसीपी, इसका नाम बदल दिया गया, नाम बदल के राम जल सेतु लिंक परियोजना रखा गया। क्या, राम जल सेतु लिंक परियोजना रख गया। अब ये तो क्या कागजों में चल रही थी, बहुत दिनों से तो कागजों में चल रही थी, अब इसको धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि अब इसमें भगवान राम का नाम भी आ गया है, तो इसको काम होने में देर नहीं होगी। फिर जो जल जीवन मिशन है, इसका समय क्या, वर्ष 2028 तक बढ़ाया जाएगा। जल जीवन मिशन का क्या कब समय 2028 तक बढ़ाया जाएगा। जल जीवन मिशन का मतलब होता है नल से जल, सुरक्षित पेयजल। मतलब जितने भी शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र के हो, वो उनके घर तक का क्या है, जो पाइपलाइन के जरिए पानी आना चाहिए। तो वो वाला हमारा लक्ष्य था, नल से जल मतलब जल जीवन मिशन। तो ये मिशन हमारा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हमने क्या बहुत सारे ब्लॉकों में और बहुत सारे गाँवों में इसको 100% प्राप्त कर लिया है। लेकिन इसको क्या 2028 तक बढ़ाने की बात की है कि हम इसको 2028 तक बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी भी प्रारंभ किया जाएगा। मतलब शहरों के वो क्षेत्र जहाँ पे नल से जल या पाइपलाइन के जरिए जल उपलब्ध कराना छूट गया था या रह रहा है, उनको भी इसको जल्दी जल्दी पूरा करने की बात की है। तो मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी भी प्रारंभ किया जाएगा। 1000 ट्यूबवेल्स और 1500 हैंडपंप्स लगाने की घोषणा की गई। तो 1000 तो ट्यूबवेल्स लगाएंगे राजस्थान में, और 1500 क्या हैंडपंप्स लगाने की घोषणा भी की है। तो इस तरह से पेयजल के लिए ये घोषणाएं की है हमारी बजट के अंदर। फिर बात करते हैं ऊर्जा क्षेत्र में क्या घोषणा है हमारी। आगामी वर्ष मतलब अगले वर्ष क्या करेंगे, 6400 मेगावाट का, कितना, 6400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन की घोषणा की है कि हम 6400 मेगावाट और ऊर्जा उत्पादन करेंगे, जिसको कहते हैं 6.5 गीगावाट भी कह सकते हैं। अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन की घोषणा की है कि हम इतना तो और करेंगे। आने वाले वर्ष में 50,000 नए कृषि कनेक्शन और 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन देने की घोषणा भी की है कि हमें क्या है, हमारी कैपेसिटी बढ़ानी है। कैपेसिटी बढ़ाने में 50,000 नए कृषि कनेक्शन और 5 लाख क्या डोमेस्टिक कनेक्शन देने की घोषणा की है। जो अधिक दर पर अन्य राज्यों के साथ बैंकिंग करने की जो व्यवस्था है, उसको भी समाप्त किया जाएगा। मतलब दूसरे राज्यों से जितनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, उनसे हम क्या बिजली लेते थे, क्या था, बिजली लेते थे। बिजली क्या है, अधिक दरों से लेते थे। अधिक दरों मतलब ज़्यादा पैसे में हम क्या बिजली खरीदते थे। तो वो चीज़ हम धीरे धीरे खत्म करेंगे। निजी क्षेत्र के माध्यम से आने वाले वर्षों में 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। किससे, निजी क्षेत्र के माध्यम से, कि निजी क्षेत्र भी हमें ऊर्जा उत्पादन करके दे। तो उसमें क्या हम कोशिश करेंगे उनसे 10 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त। फिर एक योजना चलती है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। क्या, प्रधानमंत्री या पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लिवरेज करके, जोड़ करके हम क्या करेंगे, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट लगाते हुए 100 यूनिट बढ़ाते हुए 150 यूनिट प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा करते हैं। मतलब पहले तो क्या, अब तक तो 50 यूनिट का चल रहा था, 50 यूनिट क्या है, बिजली फ्री है। लेकिन अब क्या है कि हम क्या करेंगे, प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली मुफ्त बिजली योजना है, इसी में थोड़ा सा ऐड करके मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना बना रहे, जिसमें जो सुविधा थी 100 यूनिट की, इसको बढ़ा करके 150 यूनिट कर देंगे। अल्प आय वर्ग के जो परिवार हैं, उनके लिए सामुदायिक सोलर प्लांट लगाने की भी बात की गई। क्या, अल्प आय वर्ग है, जिनके पैसे कम, जिनके पास पैसे कम है, उन परिवारों के लिए सामुदायिक सोलर प्लांट लगाने की भी बात की है। अब आता हमारा सड़क विकास के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई। किसके लिए, सड़क विकास के लिए। तो विभिन्न सड़कों के निर्माण, रिपेयर, उन्नयन के लिए क्या, बहुत सारी सड़कें हैं, उनका निर्माण करना, रिपेयर करना और उनको ठीक करना, मतलब उन्नयन करने का।
तो इस काम के लिए 5,000 करोड़ से अधिक की लागत के बहुत सारे काम किए जाएंगे। कितनी लागत कर रहे हैं? 5,000 करोड़ की लागत से बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया काम करेंगे। 2,750 करोड़ किलोमीटर की, कितने 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के, हम पिछले वाले जो बजट था उसमें भी देखा था कि 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बनाए जा रहे हैं। कितने? 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बनाए जा रहे हैं। तो जैसे जयपुर से जो हमारे किशनगढ़ है, जयपुर से हमारा फलौदी था, तो ऐसे करके अजमेर से बांसवाड़ा था, तो जालौर से हमारा क्या कहते हैं भरतपुर था, तो ऐसे करके बहुत सारे तो क्या फिक्स है 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। इस कार्य की बात करते हैं, इस कार्य के लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से हम क्या करें, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, जैसे हैम मॉडल भी कहते हैं या बॉट मॉडल भी कहते हैं, तो इस मॉडल के आधार पे हम ये क्या 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाएंगे। बॉट का मतलब बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर को शामिल करेंगे, वो बनाएंगे, काम में लेंगे, उनका खर्चा निकालेंगे और खर्चा निकाल करके सरकार को वापस सौंप देंगे। तो या फिर हम क्या हाइब्रिड एन्युटी मॉडल काम में लेंगे। इसमें क्या है, दोनों चीजें होती है कि इसमें पैसा तो निजी क्षेत्र के द्वारा लगाया जाता है और प्रशासनिक कार्य सारी अनुमति सारी क्या सरकार के हिस्से में रहती है। तो सड़क निर्माण के लिए हम क्या कर रहे हैं कि 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। फिर हमारी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण है। इसमें 1,600 बसावटों को आगामी 2 वर्षों में डामर सड़क से जोड़ेंगे। कितने? 1600 या 1,600 बसावट, मतलब जो बस्तियां ये गांव हो सकते हैं, ये मान सकते हैं चौथे चरण में, इनको 2 वर्षों के अंदर अंदर हम क्या करेंगे, डामर सड़क से जोड़ेंगे, जहां पर सड़क अभी तक गई नहीं है। अब खास बात ये, 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 ग्रामीण कस्बों में, ऐसे ग्रामीण कस्बे जिनमें 5,000 से ज्यादा आबादी है, ऐसे 250 कस्बों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ के निर्माण करवाए जाने की घोषणा की गई। कितना? 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 गांव ग्रामीण कस्बे वहां पे, जिसमें हमारे 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अटल प्रगति पथ का मतलब होता है प्रत्येक गांव में क्या होता है, एक मुख्य सड़क बनाई जाएगी। क्या होती है? एक मुख्य सड़क बनाई जाएगी जो 12 महीने होगी। 12 महीने का मतलब जो 12 महीने हर सीजन के लिए बेहतर होगी। तो ये मुख्य जैसे हमारे पंचायत भवन से लेके तो स्कूल है, पंचायत भवन से लेके बस स्टैंड, तो ऐसे करके एक अटल प्रगति पथ नाम से एक सड़क बनाई जाएगी जो बहुत शानदार रहेगी। तो 250 कस्बों को इसमें चुना गया है, और वो कौन से होंगे? जिसमें 5,000 से ज्यादा की आबादी हो। 500 करोड़ रुपए इसमें खर्च करेंगे। फिर हमारे क्षेत्रीय विकास और नागरिक सुविधाओं की बात करें, किसकी क्षेत्रीय विकास और नागरिक सुविधाओं की बात करें, तो एक योजना चलती थी पंचगौरव योजना। क्या? पंचगौरव योजना, जो पिछले वाले बजट में भी बताई गई थी। इसको हमें क्या करना, गति देना है, और इसके लिए 550 करोड़ रुपए के कार्य प्रस्तावित किए गए। कितने? 550 करोड़ के कार्य प्रस्तावित किए गए पंचगौरव योजना के अंदर। डांग, मगरा, मेवात और ब्रज, ये हमारे 4 स्पेसिफिक योजनाएं चलती है। डांग क्षेत्र के लिए, मगरा क्षेत्र के लिए, मेवात क्षेत्र के लिए और ब्रज क्षेत्र के लिए। इनके लिए प्रत्येक के लिए हम क्या है 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे इनके विकास के। जैसे बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे, जो सड़क निर्माण, पेयजल, नरेगा, तो बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं कि जो उन क्षेत्रों में प्रगति को बढ़ाते हैं। तो इसके लिए 100 करोड़ रुपए हर क्षेत्र के लिए खर्च किए जाएंगे। हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनके लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जो हमारे पाकिस्तान बॉर्डर के जितने भी जिले हैं, क्या पाकिस्तान बॉर्डर के जितने भी जिले हैं, 4 जिले हमारे, तो इन जिलों में एक खासियत होती है कि यहाँ के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं या फिर जो लोग रहते हैं वो क्या है काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो उनका विकास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसके लिए 150 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा, तो उन तक भी पानी की सुविधा, ईंधन की सुविधा, बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो वहाँ तक पहुँचे। SC, SP और TSP फंड की राशि में वृद्धि की जाएगी और 1750 करोड़ रुपए की खर्च करने की बात कर रहे हैं इसके लिए। तो TSP जो एरिया है वह ट्राइबल वाला और SC वाला एरिया है, इन एरिया में क्या है उनके विकास को बढ़ाने के लिए राशि में वृद्धि करेंगे और 1750 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा कर रहे हैं। फिर एक नई योजना है, योजना का नाम है गुरु गोलवलकर। क्या? गुरु गोलवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम। इस स्कीम के तहत
35 एस्पिरेशनल ब्लॉक के लिए 75 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। एक नई ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम बना रहे, कौन सी? गुरु गोलवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम। इसमें हम क्या करेंगे? 35 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स का निर्माण करेंगे। इसके लिए 75 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। एक योजना हमारी बहुत समय से चली आ रही है, कौन सी? स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना की बात करते हैं, ड्रोन सर्वे करके 2 लाख परिवारों को नए पट्टे जारी करेंगे। क्या करेंगे? ड्रोन सर्वे करके 2 लाख पट्टे जारी करेंगे। तो किस योजना के तहत? ये हमारी स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व योजना के तहत ये कार्य किया जाएगा। फिर बात करें औद्योगिक विकास। औद्योगिक स्वामित्व योजना में तो क्या पता ही आपको, ड्रोन के जरिए हम क्या करते हैं, सभी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ये शहरी क्षेत्र हैं, तो इसमें जो ज़मीनें हैं उनको नापेंगे पटवारी की सहायता से, और उनको नाप करके उनके पट्टे जारी करेंगे। उनके जो रिकॉर्ड्स है उसको सही करने की बात करते हैं। औद्योगिक विकास की बात करें तो निवेश सुविधा हेतु सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप। क्या? सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप पर ऑनलाइन परसीमन की संख्या को बढ़ा करके 149 करना। क्या करना? निवेश सुविधा हेतु सिंगल विंडो में सिंगल विंडो मतलब वन स्टॉप शॉप पर ऑनलाइन परसीमन की संख्या को बढ़ाकर 149 करना। इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास का। सेवा क्षेत्र में निवेश हेतु ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर GCC पॉलिसी लाया जाना प्रस्तावित है। कि सेवा क्षेत्र में क्या निवेश हेतु ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर GCC पॉलिसी लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर हम कुछ पार्क्स बना रहे हैं, कोटा में तो टॉय पार्क बना रहे हैं, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ और बूंदी में स्टोन पार्क बना रहे हैं, सोनियाना चित्तौड़गढ़ में सिरेमिक पार्क बना रहे हैं, DMIC के अंतर्गत फार्मा पार्क, भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क पहले से ही, लेकिन इसको विस्तारित करेंगे। और जो हमारा सांगानेर जयपुर है, इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग जोन। तो ये हमारे कुछ पार्क्स ये बनाने की घोषणा की जा रही है। तो कोटा में तो टॉय पार्क, खिलौना पार्क के लिए, तो कोटा में तो टॉय पार्क, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ बूंदी में स्टोन पार्क, सोनियाना चित्तौड़गढ़ में सिरेमिक पार्क, DMIC के अंतर्गत हमारा फार्मा पार्क, भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क, इनका विस्तार करेंगे। और जो हमारा सांगानेर जयपुर है तो उसमें ब्लॉक प्रिंटिंग जोन भी बनाया जाएगा। तो इस तरह हमने ये भी देख लिया। अब हमारा देखते हैं पर्यटन कला और संस्कृति। पर्यटन कला और संस्कृति के क्षेत्र में बजट है, उसमें क्या प्रावधान किए गए। 8 से 9 मार्च 2025, क्या 8 और 9 मार्च 2025 को पहली बार हमारे आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ होगा? जयपुर में, गुलाबी नगरी में जयपुर है, इसमें आईफा अवार्ड का आयोजन गुलाबी नगरी जयपुर में होगा। पर्यटन विकास की गतिविधियां हैं, इसको बढ़ाने के लिए हम 975 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। कितने? 975 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। किसके लिए? पर्यटन के क्षेत्र में विकास को बढ़ाने के लिए। लोक गायक और संगीतकारों के लिए, क्या लोक गायक और संगीतकारों के लिए बीकानेर में गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। क्या होगा? लोक गायकों और संगीतकारों हेतु बीकानेर में गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना की जाएगी। फिर संस्कृति पोर्टल की बात करें तो गाँवों मंदिरों के इतिहास को रिकॉर्ड करना इसका काम रहेगा। हमारे गाँव में कौन कौन से गाँव हैं, गाँव के अंदर कौन कौन से मंदिर है, उनका क्या क्या इतिहास रहा है, तो पुराने गांव और उनके मंदिर, तो इस तरह की चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे संस्कृति पोर्टल बनाया जाएगा, जहां पे इन चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। संभागीय स्तर पर भी हमारे हॉस्पिटैलिटी स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। क्या? हॉस्पिटैलिटी स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? संभागीय स्तर पे। हमारे आदिवासी बाहुल्य जिले हैं, तो वहाँ पे 100 करोड़ रुपए खर्चा करके ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट का विकास किया जाएगा। आदिवासी बाहुल्य जिलों में 100 करोड़ रुपए खर्च करके ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट बनाए जाएंगे। फिर बात करें हमारे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। कौन सी योजना है? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। 6000 वरिष्ठ जन को हवाई मार्ग से यात्रा और 50,000 AC ट्रेन से यात्रा कराई जाएगी। 6000 लोगों को तो हवाई मार्ग से यात्रा और 50,000 लोगों को AC ट्रेन से यात्रा करवाई जाएगी। इसमें वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। फिर कोटा एयरपोर्ट के पास में हम एरोसिटी का विकास करेंगे। क्या करेंगे? कोटा एयरपोर्ट के पास में हमारी एरोसिटी है, तो एरोसिटी का विकास करेंगे। वैसे भी हमारे कोटा के पास में किशनगढ़ है, वहाँ पे फ्लाइंग स्कूल्स बनाई गई हैं, फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल भी बनाई गई। और हमारे जो भीलवाड़ा है, तो भीलवाड़ा हमीरगढ़ नाम की जगह, तो वहाँ पे भी हम क्या बना रहे हैं? फ्लाइंग स्कूल बना रहे हैं। तो वैसे ही हमारी क्या है, कोटा एयरपोर्ट के पास में एरोसिटी बनाई जाएगी। फिर और माउंट आबू सिरोही में एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी
शुरू की जाएगी। क्या एरोस्पेस एक्टिविटी में हमारे कहाँ माउंट आबू सिरोही में शुरू की जाएगी। तो प्रतापगढ़ झालावाड़ झुंझुनू में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे प्रतापगढ़ झालावाड़ झुंझुनू में क्या करेंगे फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे हमारे प्रतापगढ़ झालावाड़ और झुंझुनू में। अब बात करते हैं युवा कल्याण के लिए हमारे बजट में क्या क्या प्रावधान किए हैं। किसके लिए युवा कल्याण के लिए तो राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाई जाएगी। ये आप याद रखेंगे एक नई नीति हमारी राजस्थान रोजगार नीति 2025 ये लाई जाएगी जिसके तहत 500 करोड़ रुपए का हमारा विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना भी की जाएगी। कितने की 500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे हमारे किसमें विवेकानंद रोजगार सहायता कोष में। तो इतने रुपए खर्च करके हम एक नया कोष बनाएंगे। फिर आती है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। क्या विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जाएगी जिसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर कितने 2 करोड़ रुपए के ऋण पर 8% ब्याज सब्सिडी के साथ ही 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की बात करें तो इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर कि यदि कोई 2 करोड़ रुपए का लोन लेता है तो उस पर 8% ब्याज सब्सिडी के साथ ही 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के जो स्टार्टअप है उनको नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की दृष्टि से क्या प्रदेश के स्टार्टअप्स को नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की दृष्टि से हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई में आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क स्थापित करने के प्रस्ताव रखे गए। क्या हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई में क्या आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क स्थापित करने के प्रस्ताव रखे गए। तो ये आप याद रखेंगे। प्रत्येक संभाग में हम क्या करेंगे नई नई चीजें शुरू करेंगे। क्या प्रत्येक संभाग में सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड कैरियर काउंसलिंग की स्थापना भी की जाएगी। हम क्या करेंगे हर संभाग में प्रत्येक संभाग में क्या करेंगे सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड कैरियर काउंसलिंग की स्थापना भी की जाएगी। तो इसको याद रखेंगे नाम याद रखेंगे सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड कैरियर काउंसलिंग। फिर कोटा की बात करें कोटा में हम क्या है एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे कौन सा विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट। क्या कोटा में हम क्या करेंगे विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना भी करेंगे। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में हम क्या करेंगे वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना भी करेंगे। मिर्जेवाला, गंगानगर में क्या मिर्जेवाला श्री गंगानगर में हम सैनिक स्कूल अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और कोटा। क्या अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और कोटा में हम क्या करेंगे बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना भी करेंगे। तो बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना कहाँ होगी अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और कोटा में हम क्या करेंगे बालिका सैनिक स्कूल खोलेंगे। फिर 1500 स्कूलों में क्या अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना भी की जाएगी। क्या 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना भी की जाएगी। अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटोरियम तथा भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर के साइंस सेंटरों में इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। आप इसे याद रखेंगे अलवर, अजमेर, बीकानेर में तो डिजिटल प्लेनेटोरियम और भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर में क्या करेंगे साइंस सेंटर में इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर ये 500 के 500 संभाग में पैरा स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एसएमएस स्टेडियम जयपुर में बैडमिंटन एकेडमी, उदयपुर में लैक्रोस एकेडमी और जयपुर में शूटिंग रेंज में आवासीय सुविधा 5 जिलों में बॉक्सिंग रिंग्स की स्थापना की जाएगी। क्या कहा कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग में क्या करेंगे पैरा स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एसएमएस स्टेडियम जयपुर में बैडमिंटन एकेडमी और उदयपुर में लैक्रोस एकेडमी, जयपुर में शूटिंग में रेंज में आवासीय सुविधा 5 जिलों में हम क्या करेंगे बॉक्सिंग रिंग्स की स्थापना करेंगे। बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार की, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जो प्रशिक्षक है हमारे जो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे जिनके जो शिष्य होते हैं तो बढ़िया प्रदर्शन करते हैं जिसमें मेडल वेडल लेके आते हैं तो उनको हम देते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो जिन जिन को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है तो द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी भूमि आवंटित, तकनीकी प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में खेल कोटा ये सब दिया जाएगा ताकि ये भी अपना
जीवनचर्या चलाते रहें। जब हम नशा मुक्ति राजस्थान है या नशा मुक्ति राजस्थान की संकल्पना की बात करें तो समस्त महाविद्यालयों में चरणबद्ध रूप से नई किरण नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। क्या जितने भी महाविद्यालयों में जितने भी यूनिवर्सिटी होंगी उसमें क्या चरणबद्ध तरीके से हम क्या करेंगे, नई किरण नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे। फिर तनाव और आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है इसको रोकथाम के लिए, तनाव और आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकथाम के लिए कोटा, जोधपुर, जयपुर, सीकर में युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तनाव आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकथाम के लिए कोटा, जोधपुर, जयपुर और सीकर में क्या युवा साथी केंद्र की स्थापना की जाएगी। अब हम बजट में देखेंगे अगला प्रावधान देखेंगे स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर। क्या स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं, तो आमजन की निःशुल्क जांच और दवा के लिए, आमजन की निःशुल्क जांच और दवा के लिए 3,500 करोड़ रुपए का, क्या 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य जांच के लिए कितना, 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, क्या मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना MAA भी कहते हैं, इसके अंतर्गत 3,500 करोड़ रुपए का MAA मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य कोष का गठन करने की बात की है। क्या मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य कोष की स्थापना की बात की है, इसके अंदर कितना 3,500 करोड़ रुपए का। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी को भी लागू किया गया है। क्या इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी मतलब एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में भी इलाज ले सकता है और उसकी बिल यहाँ पे भी लागू हो सकती है। जैसे आप पंजाब गए हो या पश्चिम बंगाल गए हो, वहाँ जाकर बीमार हो जाते हो और आपने वहाँ इलाज लिया तो ये योजना वहाँ पे भी लागू रहेगी। समस्त जिला चिकित्सालय में डायबिटिक क्लिनिक स्थापित करने की बात की गई। क्या जितने भी हमारे जिला चिकित्सालय हैं हर जिले के अंदर, जैसे हमारे राजस्थान में जयपुर के अंदर तो जैसे हमारा SMS, तो ऐसे हर जिले के अंदर एक जिला अस्पताल है, तो जिला अस्पताल में एक क्लिनिक बनाया जाएगा छोटा सा, जिससे क्या है डायबिटिक क्लिनिक। 70 साल से ज़्यादा अधिक के जो वृद्धजन है इनको आवश्यकता के अनुसार घर पर ही निःशुल्क दवा देने का प्रावधान किया जाएगा। 70 साल से अधिक के वृद्धजन है यदि बीमार पड़ते हैं तो इनको दवा क्या घर पर ही दी जाएगी। ट्रक बस ड्राइवरों या फिर कामगार वर्ग है, जैसे हमारे कारीगर, दर्जी, बढ़ई, नाई, ये क्या है बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं सूक्ष्मता से, तो इनका आंखों की जांच करके निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे। क्या करेंगे, आंखों की जांच करेंगे इनकी, और इनको यदि चश्मा लगेगा तो निःशुल्क चश्मा उपलब्ध करवाने के लिए माँ नेत्र वाउचर योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य नेत्र वाउचर योजना लागू की जाएगी। RIMS जयपुर के अधीन क्या होता है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स, इसके अधीन हम क्या करेंगे, बुजुर्गों की देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल और संसाधन, क्या बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल, संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। मतलब जियाट्रिक हेल्थ केयर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करेंगे कहाँ, रिम्स के पास। फिर फिट राजस्थान अभियान के तहत 50 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं। डाइट में खाद्य तेल की मात्रा में न्यूनतम 10% कमी करने की बात की है। क्या खाने के अंदर हम क्या करेंगे, 10% कमी करने की बात कर रहे हैं हमारे फिट राजस्थान के चक्कर में। जो मोटे हो रहे हैं उनके लिए तो डाइट में 10% हम कमी करेंगे, किसके, खाद्य तेल की, मतलब खाना में वसा की मात्रा कम रखेंगे। तो बात करते हैं नवीन आयुष नीति। हमारी जो नवीन आयुष नीति उसकी बात करें तो नवीन आयुष नीति पूर्णतः निरोगी होने पर गाँवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित कर 11 लाख करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। करोड़ नहीं, 11 लाख रुपए की दी जाएगी आयुष्मान आदर्श ग्राम की। तो मतलब एक ऐसा कोई गांव जिसमें हमारी क्या नवीन आयुष नीति के अंतर्गत पूर्णतः निरोगी होगा कोई ऐसा गांव, तो उसे हम आयुष्मान आदर्श गांव घोषित करेंगे और उसे 11 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। दिल्ली, जयपुर आगरा, जयपुर कोटा, इन राजमार्गों या नेशनल हाईवे वहाँ पे सड़क सुधार के कार्य करवाते हुए 0 एक्सीडेंट जोन बनाने की बात कर रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे वहाँ किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो। कहाँ का, दिल्ली, जयपुर आगरा और जयपुर कोटा नेशनल हाईवे वहाँ पे। फिर बात करें सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की। क्या सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की बात करें तो अल्प आयु वर्ग के जो बुजुर्ग व्यक्ति है, अल्प आयु वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों, लघु और सीमांत कृषकों की जो देय पेंशन है इसको बढ़ा करके 1250 करोड़ करने की बात कर रहे हैं। इनको जो पेंशन मिलती है वो पेंशन बढ़ा कर कितनी करते हैं, 1250 रुपये करते हैं। विमुक्त, गुमंतु और अर्धगुमंतु समुदाय
क्या विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो हमारे समुदाय है उनके सशक्तिकरण और उत्थान की दृष्टि से क्या करना है, उनका सशक्तिकरण करना और उत्थान करना है। तो इसी दृष्टि से हम क्या करेंगे, दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना शुरू करने की बात करें। क्या दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना शुरू करने की बात कर रहे हैं। फिर आता हमारा माटी कला से जुड़े, कि माटी कला से जुड़े कलाकारों को 2000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल या इलेक्ट्रिकल जो गाड़ियाँ हैं और माटी गूंथने की मशीनें दी जाएगी। माटी गूंथने की मशीनें भी दी जाएगी। 2 लाख इलेक्ट्रिकल व्हील्स, व्हीकल नहीं व्हील से चाक होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक चाक, वो दी जाएगी 2000। किनको, माटी कला के जो कलाकार होंगे उनको। माटी कला उत्कृष्टता केंद्र हमारे बीकानेर में खोला जा रहा है। अनुजा ओबीसी और जो हमारे अनुजा मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाली बात करें, अनुसूचित जाति की बात करें, अनुजा तो क्या होता है, अनुजा अनुसूचित जाति ओबीसी और अल्पसंख्यक निगमों के द्वारा दिए गए ऋण के क्रम में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की जाएगी। कि मतलब जो एक बार लोन ले लिया और चुका नहीं पा रहे तो उनसे क्या सेटलमेंट की बात की जाएगी कि आप मान लीजिए पूरा नहीं दे सकते तो जो दे सकते हैं वो दीजिए और उस लोन को सेटल कर लीजिए। गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड, गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड की बात करें तो असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिकों को भी, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं, इनको सामाजिक सुरक्षा कवरेज और 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। क्या इनको क्या सामाजिक सुरक्षा कवरेज में लाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है खर्च करने का। बालिका गृहों में निवासरत जो बालिकाएं, बालिका गृहों में रहने वाली जो बालिकाएं हैं, तो उन बालिकाओं के 18 वर्ष पूरे होने के बाद भी उन्हें सपोर्ट करने की आवश्यकता होने पर सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सभी संभागीय मुख्यालय पर 50 बिस्तरों के सरस्वती हाफवे बेड्स स्थापित करने की प्रस्तावित किए गए, प्रावधान किए गए। क्या कि बालिका गृहों में निवास करने वाली जो बालिकाएं हैं उनके 18 वर्ष पूरे होने के बाद भी उन्हें सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है कई बार। तो आवश्यकता होने पर इनके सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से हर संभागीय मुख्यालय पर 50 बिस्तरों के सरस्वती हाफवे होम्स स्थापित करने की बात कर रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण देने के लिए, क्या गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण देने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्रीकिट योजना शुरू की गई। क्या सुपोषण न्यूट्रीकिट योजना शुरू की गई, इसके लिए गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण देने के लिए। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, क्या मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चे, या 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 3 दिनों के स्थान पर 5 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। क्या मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना है, योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। तो इस योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 3 दिवस के स्थान पर कितना 5 दिन तक दूध उपलब्ध कराया जाएगा। अब अगला टॉपिक रहेगा हमारा कौन सा, सुशासन। सुशासन की बात करें, इस सुशासन में हमारे बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए। आने वाले वर्ष में प्रथम चरण में 3000 से अधिक जनसंख्या वाले जितने भी ग्राम पंचायतें, क्या अगले साल प्रथम चरण में 3000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी, अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, जहाँ 3000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत मुख्यालय वहाँ पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी हमारे जयपुर में है। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वित्त क्या कहते हैं कानून विश्वविद्यालय है, तो उसकी बात करें लॉ यूनिवर्सिटी है जयपुर में। इसी के अंतर्गत अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज़ एंड रिसर्च, इसकी स्थापना किए जाने की घोषणा की है। क्या अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज़ एंड रिसर्च की स्थापना की जाने की घोषणा है। राज्य के अधिनियमों को, कि राज्य के जितने अधिनियम उनको डिक्रिमिनलाइज करने और अनावश्यक प्रावधानों को विलोपित करने की दृष्टि से लोक विश्वास अधिनियम लाने की बात की जाए। भाई एक अधिनियम लाया जाएगा जिसे कहते हैं लोक विश्वास अधिनियम। तो इसमें जो फालतू के कानून है, जिसमें बेकार में ही कई बार क्या सजा के प्रावधान हो जाते हैं, तो वो उनको हटाने के लिए क्या करेंगे, लोक विश्वास अधिनियम लाए जाएंगे। बात करें आगे क्या है, ये 400 करोड़ रुपए से नवीनतम तकनीक आधारित राजनेट 2.0 स्थापित करने की घोषणा भी की गई है। क्या 400 करोड़ रुपए से नवीनतम तकनीक पर आधारित राजनेट 2.0 स्थापित करने की घोषणा की गई है। डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर, क्या डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर जोधपुर में स्थापित करने की बात की गई है। क्या
डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर कहाँ स्थापित करेंगे? जोधपुर के अंदर। ये भी बात की। फिर बात करें अगला आता हमारा ब्रह्मगुप्त सेंटर फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। क्या ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए। क्या ब्रह्मगुप्त सेंटर फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज की स्थापना के लिए क्या 300 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए। फिर आता है कोटा में क्या हम एक मिनी सचिवालय भी बनाएंगे। कोटा में मिनी सचिवालय की स्थापना की बातचीत की गई। मिनी सचिवालय कहाँ बनेगा? कोटा। फिर कानून को लेके क्या प्रावधान है हमारे बजट में? कानून के प्रावधान देखें तो निगरानी और सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने के लिए क्या निगरानी और सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम ये लाया जाएगा। क्या हमारा राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाया जाएगा? किसके लिए? नागरिक और सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए। फिर सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम। क्या सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम की बात करें तो सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल और वार रूम की स्थापना करने की घोषणा भी की। कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए। ये तो हमने नॉर्मल बजट देख लिया। अब बजट के अंदर देखते हैं प्रावधान किसके? कृषि के। कृषि की प्रावधान देखें तो कृषि बजट की बात करें 2025-26 की तो कृषि बजट में से राशि 65,232 करोड़ रुपए समय कित नीति से व्यय की जानी प्रस्तावित है। तो राज्य के क्या कुल बजट का 12.15% है। राज्य के कुल बजट का 12.15% हम क्या करें? कृषि पर खर्च करेंगे। कृषि बजट के लिए अलग से किया रखा गया है। कितना? 65,232 करोड़ रुपए और टोटल बजट का 12.15% है। कृषि बजट की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले 14.67% वृद्धि हुआ है। कितना? 14.67% की वृद्धि हुई है। मतलब हमारा कृषि बजट पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। कृषि बजट जीएसडीपी का कितना? 5.58% है। ठीक है, जीएसडीपी का कितना? 5.58% हमारे कृषि बजट। जो हमारे राम जल सेतु लिंक परियोजना है जिसको पीकेसी ईआरसी में मतलब पार्वती कालेसिन चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसको और अधिक वृहद रूप देते हुए 9,300 करोड़ रुपए की लागत के बहुत सारे कार्य किए जाएंगे। कितनी लागत के? 9,300 करोड़ रुपए की लागत से बहुत सारे काम किए जाएंगे राम जल सेतु लिंक परियोजना के अंतर्गत। राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन इसके तहत ईआरसीपी कॉरपोरेशन का उन्नयन करके राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन स्थापित किया जाएगा। ईआरसीपी कॉरपोरेशन है, इसको चेंज करके इसको बढ़ा करके हम क्या करेंगे? राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन बनाया जाएगा। लगभग 4,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। क्या? कितना? 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन के तहत क्या ईआरसीपी कॉरपोरेशन का उन्नयन करके राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की स्थापना की जाएगी। लगभग 4,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान है। तो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। या राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना की बात करें राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट फेज 3 में 36 सिंचाई उप परियोजनाओं के सिंचाई संबंधी कार्य से 1,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा। तो योजना का नाम क्या? राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना। तो इसका फेज 3 शुरू किया गया जिसमें 36 सिंचाई उप परियोजनाओं के सिंचाई संबंधी जो कार्य है उनसे क्या 1,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित करने की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें इस राशि में वृद्धि की गई है और अगले साल इसको 9,000 रुपये हर साल का करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसमें वृद्धि करके आने वाले समय में 9,000 रुपये करने की बात की है। जबकि अभी कितनी चल रही है? 8,000 चल रही है। 6,000 तो हमारे केंद्र सरकार की तरफ से, 2,000 हमारी राज्य सरकार की तरफ से। अब हम बात करें कृषि में एआई का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे हम किसमें? कृषि में। और इससे हम क्या करेंगे? उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम क्या 50 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर की स्थापना करेंगे। कितने में? 50 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इन एग्रीकल्चर की स्थापना करेंगे। बांसवाड़ा में तो मक्का उत्कृष्टता केंद्र मतलब सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मेज कहाँ बनाएंगे? बांसवाड़ा में। भरतपुर में शहद उत्कृष्टता केंद्र, क्या भरतपुर में हम क्या करेंगे? शहद उत्कृष्टता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हनी बी कीपिंग इसकी स्थापना करेंगे। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट जिसे ग्राम भी कहते हैं अगले साल संभव करेंगे इसको करना।
ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत संख्या बढ़ाकर 2,50,000 गोपालक परिवार है उनको ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और अनुदान कितना होगा 150 करोड़ रुपए का, मतलब 150 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। अनूपगढ़ श्रीगंगानगर मिनी फूड पार्क और सांचौर जालौर में एग्रो फूड पार्क बनाया जाएगा। क्या? अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में तो मिनी फूड पार्क और जालौर सांचौर में क्या एग्रो फूड पार्क बनाया जाएगा। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना है। क्या? महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना है। तो इसके अंतर्गत अनुज्ञाधारी जो श्रमिक है, मतलब जो लाइसेंस वाले श्रमिक है, उनकी 2 पुत्रियों तक विवाह की सहायता के लिए 50,000 रुपये जो मिलते थे उसको बढ़ा करके 75,000 रुपये कर दिया। प्रत्येक बच्ची को शादी के दौरान, विवाह के दौरान के 75,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे इस योजना के तहत। योजना का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, लेकिन देंगे 2 पुत्रियों तक ही, इससे ज़्यादा नहीं। 12 की बात करें, 12 में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। 12 में क्या करेंगे? लहसुन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। बात करें पशुपालन डेयरी की। पशुपालन डेयरी में क्या है? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, इसका दायरा बढ़ाते हुए आने वाले वर्ष में प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुपालकों की संख्या को दुगुना करके 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय करने की बात की है। कितना? 200 करोड़ रुपए का अलग से खर्चा किया जाएगा। किसमें? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में। मंगला पशु बीमा योजना में 200 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जाएगी। नवीन दुग्ध संयंत्र की बात करें तो अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, सवाई माधोपुर। क्या? अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, सवाई माधोपुर में 225 करोड़ रुपए की लागत से क्या करेंगे? नवीन दुग्ध संयंत्र खोले जाएंगे। फिर नवीन बाईपास प्रोटीन पशु आहार संयंत्र। नवीन बाईपास प्रोटीन पशु आहार संयंत्र की बात करें तो राजसमंद, नाथद्वारा और उदयपुर में 150 करोड़ रुपए की लागत से इसकी स्थापना की जाएगी। जो संयंत्र कितना? 150 करोड़ रुपए की लागत से इसको शुरू किया जाएगा। गौशाला और नंदीशाला है, तो गौशाला और नंदीशालाओं के लिए प्रति पशु देय अनुदान है, उसको बढ़ाकर कितना 50 रुपये कर दिया जाएगा। कितना? गौशाला और नंदीशाला है, उसमें जितने भी गाय और हमारे जो नंदी पशु है, तो नंदी पशु है उनके लिए जो अनुदान दिया जाता है उसको बढ़ा करके हर प्रत्येक जानवर के लिए 50 रुपये कर देंगे। बस्सी जयपुर में सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब, इसकी स्थापना की जाएगी। सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब की स्थापना की जाएगी बस्सी जयपुर में। तो इस तरह हमने कृषि बजट देखा। अब बात करते हैं हरित बजट की। तो हरित बजट के क्या क्या प्रावधान है बात करें तो ये राजस्थान का पहला हरित बजट है। ग्रीन बजट में हम क्या 27,854 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। कितना? 27,854 करोड़ रुपए का हमने इसमें बजट प्रावधान किया है, जो योजनाओं के व्यय का 11.34% है और कुल बजट का कितना 5.18% है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? हरित बजट कहते हैं। अब इसमें क्या करेंगे? सतत विकास के लक्ष्यों को, या SDG है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनको प्राप्त करने और सतत हरियाली प्रणाली को लागू करने के लिए, या सतत हरित प्रणाली है, इसको लागू करने के लिए 10 बिंदुओं पर विशेष फोकस करेंगे। 10 बिंदु कौन कौन से? पहला बिंदु आता है हमारे जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। क्या? जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। दूसरा वन एवं पर्यावरण जैव विविधता पारिस्थितिकी, सतत कृषि, जल संचयन पुनर्भरण, सतत भूमि उपयोग, हरित ऊर्जा, पुनर्चक्रण, अपशिष्ट एवं अपशिष्ट परिपत्र अर्थव्यवस्था, स्वच्छ तकनीक विकास, हरित लेखा परीक्षा, क्षमता निर्माण और भाषा कौशल और हरित वित्त पोषण। तो ये 10 सेक्टर है जिन पर ध्यान देंगे। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, वन एवं पर्यावरण जैव विविधता पारिस्थितिकी, सतत कृषि, जल संचयन पुनर्भरण, सतत भूमि का उपयोग, हरित ऊर्जा, पुनर्चक्रण, अपशिष्ट निपटान परिपत्र अर्थव्यवस्था, स्वच्छ तकनीक विकास, हरित लेखा परीक्षा, क्षमता निर्माण शिक्षा कौशल, हरित वित्त पोषण। तो 10 सेक्टर है जिनके लिए हम काम करेंगे। बात करें आगे तो 5 वर्षीय क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन जो प्लान है उसको 2030 तक बनाए जाने की घोषणा कर रहे हैं। 5 साल का बनाएंगे, 25 से 30 तक का क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान। 150 करोड़ मतलब 150 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज की भी स्थापना करेंगे। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज, इसकी स्थापना करेंगे। एक मिशन है हमारा, मिशन हरियाणा राजस्थान, उसके अंतर्गत हम 10 करोड़ पौधे लगाएंगे। मिशन हमारा कौन सा? हरियाणा राजस्थान। मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत हम क्या करेंगे? 10 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा कर रहे हैं। वन क्षेत्र के बाहर ग्रीन कवर को बढ़ाए जाने की दृष्टि से ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना पॉलिसी और हमारे एग्रो फॉरेस्ट पॉलिसी ये लाई जाएगी।
क्या TOFR मतलब ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान पॉलिसी और एग्रो फॉरेस्ट पॉलिसी ये लाई जाएगी वन क्षेत्र के बाहर ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए। और घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से सवाई माधोपुर में पालीघाट के निकट घड़ियाल पालन पोषण केंद्र की स्थापना करेंगे, मतलब रेयरिंग सेंटर बनाएंगे किसका, घड़ियाल का। तो घड़ियाल पालन पोषण केंद्र बनाया जाएगा कहाँ, सवाई माधोपुर में पालीघाट के निकट। तो घड़ियालों के संरक्षण के लिए ये केंद्र हमारे कहाँ, सवाई माधोपुर। फिर आता हमारे क्या, अमरक महादेव उदयपुर, गंगा भैरव घाटी अजमेर लेपर्ड संरक्षण केंद्र, और हमारा जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर है उसमें भीड़ पापड़ क्षेत्र में लेपर्ड सफारी। तो ये हम बना रहे हैं क्या क्या, अमरक महादेव उदयपुर में, गंगा भैरव घाटी अजमेर में, इन दोनों जगह पर लेपर्ड संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही साथ हमारे नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में वहाँ पे भीड़ पापड़ क्षेत्र है, वहाँ पे क्या करेंगे, लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी। विकसित राजस्थान @2047 मतलब 2047 तक हमें राजस्थान को विकसित राजस्थान में बदलना है। इसके लिए GIS आधारित ग्रीन लैंड यूज पर्सपेक्टिव प्लान बनाए जाने के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्या, ग्रीन लैंड यूज पर्सपेक्टिव प्लान बनाने के लिए क्या 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आने वाले वर्ष स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित करें। क्या करेंगे, सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित करेंगे, ट्रेन करेंगे आने वाले वर्ष में स्वयं सहायता समूह की। 1 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क इंडक्शन कुकिंग सिस्टम वितरित किए जाएंगे। क्या, इंडक्शन कुक टॉप सिस्टम है, कुक टॉप कुकिंग सिस्टम है, तो इंडक्शन कुकिंग सिस्टम दिए जाएंगे किसमें, 1 लाख लाभार्थियों। सर्कुलर इकोनॉमी के जो व्यापक प्रसार है, इसके लिए राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम, ये 2025 की घोषणा है, ये 2025 के लिए लाई जाएगी। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम ये लाई जाएगी। फिर रिसाइकिल और रीयूज के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए का अनुदान किया जाएगा। जो रिसाइकिल और रीयूज है तो उस क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 15 साल से पुराने जितने भी वाहन हैं उनका उपयोग निश्चित करने और नई तकनीक के जो प्रदूषण रहित वाहन है इनके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी भी लाई जाएगी। क्या, राजस्थान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लाई जाएगी। 15 साल से पुराने जो भी वाहन है उसको बंद करने की। ग्राम पंचायतों पर स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाने के लिए बर्तन बैंक की स्थापना की जाएगी। ग्राम पंचायतों पर स्टील के बर्तन उपलब्ध कराने हेतु बर्तन बैंक की स्थापना भी की जाएगी। क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी और इसके लिए 250 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। क्या, क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी जिसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 900 करोड़ रुपए का कोष गठित करके आने वाले 3 वर्षों में 16 शहरों को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज के रूप में विकसित किया जाएगा। क्या, 900 करोड़ रुपए का कोष गठित किया जाएगा। तो कोष गठित करके आने वाले 3 सालों में 16 शहरों को हम क्या करेंगे, क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज के रूप में विकसित करेंगे। फिर बात करें ग्रीन ऑडिट की, तो ग्रीन ऑडिट कराने के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रीन ऑडिट कराने के लिए क्या किया गया है, 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन में, क्या सतत विकास लक्ष्य के क्रियान्वयन में आने वाली कमियों को पहचान करने और सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक त्वरित गति से प्राप्त करने के लिए, क्या सतत विकास लक्ष्य को वर्ष 2030 तक त्वरित गति से प्राप्त करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कोऑर्डिनेशन एंड एक्सक्लेरेशन सेंटर इसकी स्थापना करेंगे। तो 2030 तक हम क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कोऑर्डिनेशन एंड एक्सक्लेरेशन सेंटर की स्थापना करेंगे 2030 तक सतत विकास लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए। फिर आता कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर राजस्थान ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म विकसित कर ट्रेडेबल क्रेडिट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है। कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर क्या है, राजस्थान ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म विकसित किया जाएगा। क्या है, राजस्थान ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म, ऐसा विकसित करके ट्रेडेबल जो क्रेडिट्स उपलब्ध कराने की प्रस्ताव रख रहे हैं। प्रदेश में प्रचलित विभिन्न सामयिक मुद्दों के संबंध में सतत एवं पर्यावरण अनुकूल समाधान ढूंढने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपए का राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड स्थापित करने की घोषणा की गई। क्या, राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड स्थापना करेंगे सतत और पर्यावरण अनुकूल समाधान खोजने के लिए। फिर 250 करोड़ रुपए की राशि से हरित अरावली विकास परियोजना शुरू की जाएगी।
कि हरित अरावली विकास परियोजना शुरू की जाएगी 250 करोड़ रुपए की। अब बात करेंगे कुछ अन्य परियोजनाओं की, कौन कौन सी परियोजना चल रही है। जयपुर में खान और खनिज उत्कृष्टता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स, इसकी स्थापना करेंगे कहाँ, जयपुर में। खान और खनिज उत्कृष्टता केंद्र शुरू करेंगे कहाँ, जयपुर में। जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस और जोधपुर में BMB ने MBM यूनिवर्सिटी में पेट्रो कैंपस की स्थापना करने की बात कर रहे हैं। जयपुर में तो इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस और जोधपुर में क्या MBM यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे हम पेट्रो कैंपस स्थापना करेंगे। खनिजों की खोज और अन्वेषण के लिए, खनिजों की खोज और अन्वेषण के लिए राज्य सरकार की जो RSML है, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, इसकी सहायक कंपनी के रूप में राजस्थान मिनरल्स एक्सप्लोरेशन लिमिटेड की घोषणा करेगी। ये कंपनी क्या करेगी, नए नए जो खनिज है इनकी खोज करने के काम करेगी। अब बात करेंगे राजस्थान सरकार ने किस क्षेत्र में कितने पैसे खर्च किए। पहला क्षेत्र आता है, योजना के क्षेत्र की बात करें तो कृषि विकास में 14,075 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और वृद्धि हुई है पिछले साल के मुकाबले 5.73%। ग्रामीण विकास में 24,925 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, पिछले साल के मुकाबले 10.15% की वृद्धि हुई है। शहरी विकास और आवास में हम 15,344 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, 6.25% की वृद्धि हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में हम 69,389 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, 28.25% की वृद्धि हुई है। ऊर्जा और पेट्रोलियम में हम 48,434 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, जिसमें 19.68% की वृद्धि हुई है। और सामाजिक सुरक्षा कल्याण के क्षेत्र में 30,802 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, जिसमें 12.54% की वृद्धि हुई है। आधारभूत विकास की बात करें तो इसमें 26,697 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, 10.87% की वृद्धि हुई है। औद्योगिक विकास में 3,121 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, पिछले साल के मुकाबले 1.27 करोड़ की वृद्धि हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी, सांख्यिकी और वैज्ञानिक सेवाएं, इसमें 2,414 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, 0.98% की वृद्धि हुई है। और शासकीय व्यय में हम 10,496 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, इसमें 4.28% की वृद्धि हुई है। तो हमने ये राजस्थान के बजट के सेक्टर देखे, किस सेक्टर में कितना पैसा खर्च किया है और पिछले साल के मुकाबले कितनी वृद्धि हुई है। अब हम बात करते हैं हमारे पास पैसा कहाँ से आता है। सबसे पहले राजस्व स्रोत की बात करें और वो कितना परसेंट है। राज्य वस्तु और सेवा कर से हम 11.8% पैसा प्राप्त करते हैं, जितना प्राप्त होता है उसका। राज्य उत्पाद शुल्क से 3.7, वाहनों पर कर से 1.8, अन्य कर से 3.5, बिक्री कर से हम 5.7। कितना बिक्री कर से कितना, 5.7। कर मुक्त राजस्व से 5.0, केंद्रीय सहायता से 7.3, केंद्रीय करों में हिस्सा 16.0 है हमारा। केंद्रीय करों में कितना हिस्सा, 16.0। आंतरिक उधार, शुद्ध राजस्व, सार्वजनिक लेखा, केंद्रीय ऋणों की वसूली, विविध पूंजीगत प्राप्तियां और आकस्मिकता निधि, इन सब से कुल मिला के हम 45.2% राजस्व प्राप्त करते हैं। तो इस तरह आज हमने एक लेक्चर बनाया। लेक्चर में हमने क्या, जो राजस्थान है, तो राजस्थान का जो नवीनतम बजट है इसके बारे में जानने की कोशिश की। तो इस बजट के माध्यम से हमने बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारी चीज़ें देखी। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो थोड़ा बहुत ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह से फ़ायदा हो सके।